चलिए आज देखिए हम देखते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री का लेसन सेकेंड सॉल्यूशन। अब देखिए सॉल्यूशन में हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे पूरा बेसिक से कि जिस मतलब कि इसमें जो भी आपके बेसिक पॉइंट्स हैं हर एक बेसिक पॉइंट को कवर करते हुए, अगर आपको 11th क्लास के भी अगर कुछ बेसिक पॉइंट्स नहीं आते हैं तो फिर कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ यहाँ पर हम प्रॉपरली आपको बताएंगे। देखिए ध्यान से यहाँ पर सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन क्या होता है। मैंने मान लीजिए आपको एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पर कि मान लीजिए मेरे पास चीनी है, शुगर है और प्लस मेरे पास मान लीजिए वाटर है। अच्छा, अगर मैं दोनों को यहाँ पर मिक्स कर दूँ तो हमारे यहाँ पर बन जाएगा हमारा स्वीट सॉल्यूशन। ओके, अच्छा इस सॉल्यूशन में क्या होगा, इस सॉल्यूशन में शुगर भी होगा कुछ और इसमें कुछ वाटर भी होगा। ठीक है, तो देखिए इसको अगर मान लीजिए मैंने मान लिया कि इसकी क्वांटिटी लेस है, क्वांटिटी मैंने मान लिया यहाँ पर लेस है, और यहाँ पर मैंने मान लिया कि इसकी क्वांटिटी यहाँ पर ज़्यादा है, क्वांटिटी यहाँ पर मोर, मतलब कि वो पानी ज़्यादा है और चीनी कम है। जैसे कि मान लीजिए अगर हमें शरबत वगैरह तैयार करना होता है कुछ भी, तो उसमें क्या होता है पानी हम लोग लेते हैं 1 गिलास और चम्मच हम लोग 3 या 4 चम्मच ऐसे करके चीनी लेते हैं। तो वैसे ही जो क्वांटिटी सॉल्यूशन में कम होती है उससे हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट। ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। जो क्वांटिटी में कम होता है उसे हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट और जो क्वांटिटी में ज़्यादा होता है उसे हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। ये हमारा होता है सॉल्यूशन। अब देखिए सॉल्यूशन भी देखिए दो तरह के होते हैं, एक आपका होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा जरा, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिए यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर मान लिया होमोजीनियस और यहाँ पर मैंने मान लिया इसका हेट्रोजीनियस। अब देखिए होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्या अंतर होता है बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लिया मैंने कि ये पूरा मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ध्यान दीजिएगा आराम से आप। ये मैंने मान लिया कि मेरे पास एक पूरा सॉल्यूशन है और एक ऐसा होमोजीनियस है, और यहाँ पर मैंने मान लिया कि मेरे पास एक और यहाँ पर सॉल्यूशन है, ये हमारा हेट्रोजीनियस है। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है होमोजीनियस सॉल्यूशन और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में। जैसे मान लिया मैंने कि इसमें पूरा होमोजीनियस सॉल्यूशन मान लीजिए भरा हुआ है ऐसे करके, ध्यान दीजिएगा, और इसमें मान लीजिए भरा हुआ है हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। ओके, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या होता है। होमोजीनियस सॉल्यूशन में क्या होता है कि आप किसी भी पार्ट से, चाहे आप बॉटम से ले लीजिए, चाहे आप टॉप से ले लीजिए, चाहे आप लेफ्ट चाहे राइट, कहीं से भी अगर आपने कंपोनेंट को बाहर निकाला, कहीं से भी आपने कंपोनेंट को बाहर निकाला तो उसकी जो कंसंट्रेशन पावर है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है ना मिलावट एक तरह से, उसकी मतलब कोई भी सॉल्यूशन गाढ़ा होता है या फिर कोई सॉल्यूशन हल्का होता है, ठीक है, फीका होता है, तो कहीं से भी उसके कंसंट्रेशन की वैल्यू सेम हो तो उसे बोलते हैं होमोजीनियस। और मान लीजिए यहाँ पर मैंने अगर यहाँ से निकाला तो मान लीजिए यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि होमोजीनियस में हर एक लेवल पर, हर एक पॉइंट पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मिक्सचर होगा, जो कंसंट्रेशन होगा वो इक्वल होगा। लेकिन हेट्रोजीनियस में क्या है, ऊपर और नीचे चाहे दाएं या बाएं कहीं और से अगर आप निकाल रहे हैं सॉल्यूशन को तो उसका कंसंट्रेशन अलग अलग होगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर निकाला नीचे से, तो नीचे से जो इसका कंसंट्रेशन है वो मैंने मान लिया ज़्यादा है, और अगर निकाला मैंने ऊपर से कुछ पार्ट इसका तो वहाँ पर इसका कंसंट्रेशन मान लीजिए कम है, कंसंट्रेशन यहाँ पर मान लीजिए कम है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस। जैसे आपको बता रहा हूँ मैं एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पर होमोजीनियस में, जैसे मान लीजिए मैंने कोल्ड ड्रिंक, अब अगर हम मार्केट से अगर एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाते हैं, पेप्सी की बोतल आती है, तो उसमें चाहे आप ऊपर से निकालो चाहे आप नीचे से निकालो, कहीं से भी अगर आप उसमें से कोल्ड ड्रिंक बाहर निकालोगे तो वहाँ पर हर एक क्वांटिटी आपको सेम फील होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि 1 गिलास पानी लो और उसमें कुछ मिट्टी घोल दो, मिट्टी घोलने के बाद अगर आप कुछ सेकंड रुक जाइए, उसके बाद से क्या होगा कि कुछ कीचड़ के रूप में, कुछ मड के रूप में गिलास में नीचे बैठ जाएगा और पानी वगैरह ऊपर होगा। और तब अगर आप 2 चम्मच निकालते हो, 1 चम्मच ऊपर से और 1 चम्मच नीचे से, तो नीचे वाला क्या होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और ऊपर वाला क्या होगा, कम होगा। तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस। और जहाँ पर हर एक पॉइंट पर सॉल्यूशन की पावर, कंसंट्रेशन सेम होती है उसे हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस। अच्छा, होमोजीनियस का एक और देखिए ना यहाँ पर नाम क्या है, होमोजीनियस का एक और नाम है ट्रू सॉल्यूशन, और हमारे सिलेबस में यही है। हमें हेट्रोजीनियस के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, जितना हमारे बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में, जितना हमारे कॉम्पिटिशन के लेवल में है, सिर्फ हम लोग उतना ही यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है, और बहुत स्मार्ट तरीके से। देखिए यहाँ पर देखा आपको होमोजीनियस, तो होमोजीनियस का मतलब एक और नाम है क्या, ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब हर एक
पॉइंट पर कंसंट्रेशन की वैल्यू सेम हो। ओके, जैसे मान लीजिए अगर आपने एक गिलास में चीनी घोल दिया, चीनी को प्रॉपरली अगर आपने अच्छे से घोल दिया, घोलने के बाद क्या होगा, आप किसी भी पॉइंट से अगर 1 चम्मच चीनी निकालते हो या फिर 1 चम्मच शरबत निकालते हो या फिर 1 चम्मच सॉल्यूशन निकालते हो, तो हर एक पॉइंट पर क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन सेम होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि ट्रू सॉल्यूशन। इसका एक और नाम लिख के बता रहा हूँ आपको मैं, ट्रू सॉल्यूशन। आज हम लोग यहाँ पर केवल और केवल इंट्रोडक्शन, मतलब केवल आज हम इस चैप्टर का केवल बेसिक पार्ट कवर करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया ना सॉल्यूशन क्या होता है और यहाँ पर होमोजीनियस और हेटेरोजेनियस में क्या अंतर होता है। अब देखिए मान लीजिए अगर आपसे मैंने मान लिया आपसे बोला कि भाई मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ये मैंने मान लिया सॉल्यूशन है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसमें जो सॉल्यूट है और इसमें क्या मिला हुआ है, हमारा सॉल्वेंट मिला है। मैंने मान लिया कि सॉल्यूट का एग्जांपल मैंने मान लिया कि ये हमारा मिल्क सॉल्यूशन है। क्या मैंने माना यहाँ पर, मिल्क सॉल्यूशन है, और इसमें जो मिल्क है वो मैंने मान लिया 100 ml है, और प्लस फिर मैंने पर मान लिया जो पानी है, जो वाटर है, वो मैंने मान लिया 20 ml है। तो दोनों को मिलाकर हमारे इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, हमारी सॉल्यूशन कितना बन जाएगा, 100 + 20 कितना, 120 ml। ये हमारा बन जाएगा सॉल्यूशन। अगर अब आपसे मैं बोलूं कि बताओ इसमें मिल्क और वाटर में क्या सॉल्यूट है और क्या सॉल्वेंट है, बताओ। तो इसमें पता है क्या, इसमें वाटर क्या बन जाएगा, सॉल्यूट, और जो मिल्क है वो हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि जो क्वांटिटी में कम होता है, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, देखिए न्यूमेरिकल में आपको बहुत ना डाउट हो जाएगा जहां पर लिक्विड और लिक्विड का सॉल्यूशन आएगा। तो अभी मान लीजिए क्या है, शुगर और वाटर में आपको लग रहा है कि भाई शुगर और वाटर में जनरली बच्चों को पढ़ाया जाता है कि नमक और पानी में नमक सॉल्यूट है और पानी क्या है, सॉल्वेंट है। लेकिन जब लिक्विड प्लस लिक्विड का सॉल्यूशन आएगा तो वहां पर जिस लिक्विड की क्वांटिटी कम होगी वो हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूट, और जिस लिक्विड की क्वांटिटी ज्यादा होगी वो हमारा बन जाएगा सॉल्वेंट। यानी कि यहाँ पर सॉल्यूट क्या है, वाटर है, और सॉल्वेंट यहाँ पर क्या है, मिल्क है। इस बात से कभी भी ना डाउट में इसमें मत रहना, इसको बहुत क्लियर से अच्छे से समझ लो कि जो क्वांटिटी में कम है वो सॉल्यूट है और जो क्वांटिटी में ज्यादा है वो सॉल्वेंट है। इसको प्रॉपर्ली पहले रफली कॉपी कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे अपने सिलेबस की तरफ। कॉपी कर लीजिए इसे। ओके, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से कि जो हमारे सॉल्यूशन चैप्टर में, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में या फिर जो हमारे कॉम्पिटिशन लेवल पर जो हमारे सिलेबस के हैं, पहले हम ध्यान देते हैं कि वो कंटेंट्स यहाँ पर कौन कौन से हैं, जिस कंटेंट्स को हमें अच्छे से पढ़ना है, कवर करना है, जो हमारे सिलेबस में है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कंटेंट्स। देखिए पहला हमें पढ़ना है कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स। पहला हमारा कंटेंट हमारा ये है कंसंट्रेशन टर्म्स। देखिए यहाँ पर दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पर है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। और देखिए यहाँ पर तीसरा क्या है, तीसरा यहाँ पर टर्म है हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और कॉम्पिटिशन लेवल के लिए। क्या यहाँ पर कौन सा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें आपको बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बहुत ही अच्छे से प्रॉपरली आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज़्यादा आते हैं बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिशन लेवल पर भी। तो देखिए यहाँ पर तीसरा बहुत ज़्यादा कमीन है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और देखिए इसके बाद से नंबर 4 है आपका वांट हाफ फैक्टर। तो ये चारों के चारों कंटेंट को बहुत ही आपको ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ पर चौथा यहाँ पर है वांट हाफ फैक्टर, और आपको यहाँ पर मैं चारों के चारों कंटेंट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके सारे के सारे इसके अंदर के जितने टर्म्स हैं सबको मैं प्रॉपरली आपको डिफाइन करूंगा, तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। चलिए आज हम थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। पहला वाला शुरू करते हैं हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स। जितना आपको यहाँ पर बताया जा रहा है प्रॉपरली नोट्स के साथ तैयार करिए, स्टेप बाय स्टेप पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए पहला यहाँ पर है कंसंट्रेशन टर्म्स। देखिए ध्यान से रहा, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए अब देखिए यहाँ पर हमारा पहला है कंटेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये क्या है। सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म्स के सारे टर्म्स पढ़ने से पहले सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज कंसंट्रेशन, होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए ध्यान से यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ प्रॉपरली इसको नोट के साथ। डिफाइन क्या है इसका, द अमाउंट ऑफ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in per liter of solution or in per kg of
पर केजी ऑफ, आप यहाँ पर केजी के प्लेस पर ग्राम में लिख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर ग्राम में लिख दे रहा हूँ, और इन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देखिए मेन हमारा यहीं पर है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना भी सॉल्यूट का अमाउंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन। ओके, लेकिन कभी कभी आपको बता दूंगा एक केस ऐसा भी है जहां पर सॉल्वेंट के मास को लेते हैं या फिर वेट को लेते हैं। मैं लिख दे रहा हूं पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर ना? ये तो है एक जनरली कंसंट्रेशन की डेफिनेशन कि मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में या फिर 1 केजी सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट मिलाया गया है उसके अमाउंट को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन। ठीक, अच्छा अब थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा नोट लिखिए। अगर कहीं मास दिया गया हो सॉल्यूट का या फिर यहाँ पर कहीं दिया गया हो वेट, ध्यान दीजिएगा मास और वेट, फिजिक्स में मास और वेट में बहुत अंतर होता है, यूनिट से लेकर डेफिनेशन से लेकर बहुत ही अंतर होता है। लेकिन केमिस्ट्री में मास और वेट का मतलब एक ही होगा, ध्यान रखिएगा। मास भी आपको ग्राम में दे के आएगा जनरली, और वेट भी आपको ग्राम में ही दे के आएगा। ठीक है, सॉल्यूट का होगा ये, तो इसमें आप डाउट मत रखना कि यहाँ पर मास है कि वेट है। केमिस्ट्री में मास और वेट का मतलब इस लेसन में एक ही है। ठीक, दूसरी बात देखिए, आपको बता रहा हूँ कि कंसंट्रेशन का मतलब रियल में क्या होता है। देखिए जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर 2 मान लिया मेरे पास ग्लास है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। एक मैंने ग्लास ये मान लिया और एक मैंने ग्लास मान लिया यहाँ पर मान लिया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये। अब देखिए दोनों में ही मैंने मान लिया कि इसमें भी 100 ml वाटर है, ध्यान दीजिए, और ये ए है, ए ग्लास है, और यहाँ पर क्या बी ग्लास है। इसके अंदर भी पहले आराम से समझना, फिर आप आराम से कॉपी करना, समझना। ए है और यहाँ पर बी है। अच्छा, ए वाले ग्लास में भी 100 ml पानी है और बी वाले ग्लास में भी 100 ml पानी है। अच्छा, इसमें मैंने मिक्स कर दिया 5 टीस्पून, 5 चम्मच मैंने यहाँ पर चीनी मैंने यहाँ पर मिक्स किया हुआ है। ठीक है, इस वाले ग्लास में। ओके, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। और इस वाले ग्लास में मैंने मिक्स कर दिया है 25 टीस्पून शुगर, यानी कि बी वाले ग्लास में मैंने 25 चम्मच मैंने चीनी डाल दिया है, और ए वाले में कितना मिक्स किया मैंने 5 चम्मच चीनी। तो आप बताओ कि कौन सा सॉल्यूशन ज़्यादा गाढ़ा होगा? तो इसका आंसर होगा सॉल्यूशन बी, क्योंकि इसमें 25 चम्मच चीनी है और यहाँ पर कितना है, केवल 5 चम्मच, यानी कि केवल 5 टीस्पून शुगर यहाँ पर मिक्स है। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर कि बी गाढ़ा होगा, ज़्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन होगा, और ए वाला सॉल्यूशन तो होगा पर हल्का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको बोलेंगे यहाँ पर, कैसे लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर सॉल्यूशन बी is more concentrate compared to solution A। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि जो सॉल्यूशन बी है वो ज्यादा कंसंट्रेट है, ज्यादा गाढ़ा है ए के कंपेयर में। ठीक है ना? तो ये तो आपका हो गया रियल फैक्ट जो आपको समझना है। और डिफाइन यहाँ पर क्या है कि 1 लीटर पर लीटर का मतलब क्या होता है, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना भी अमाउंट मिक्स है सॉल्यूट का, या फिर आप ये कह सकते हैं कि 1 केजी सॉल्वेंट में जितना भी सॉल्यूट का अमाउंट मिक्स है उसको हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन। तो ये तो हमारा बेसिक पूरा डेफिनेशन हो गया कंसंट्रेशन का। अब कंसंट्रेशन टर्म्स जो हैं वो हमारे ढेर सारे हैं, उसको मैं प्रॉपर्ली आपको डिफाइन करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। इसको पहले प्रॉपर्ली आप अच्छे से कॉपी कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर कंसंट्रेशन की डेफिनेशन आपको मालूम हो गई। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स देखिए 2 तरह के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर 2 कैटेगरी है, मैं यहाँ पर ऐसे करके लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, बहुत अब आराम से समझिए प्रॉपर्ली। देखिए कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर 2 हैं। एक यहाँ पर क्या है, एक है यहाँ पर टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। पहला हमें यहाँ पर ये पढ़ना है कि कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, और दूसरा हमें पढ़ना है, इसी का दूसरा पार्ट है, वो क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यानी कि जो टर्म्स
टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं वो कौन कौन से हैं, और दोनों ही हमारे सिलेबस में और दोनों को ही बहुत अच्छे से पढ़ना है, दोनों के दोनों पर ही न्यूमेरिकल्स आते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा इसका पार्ट है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ध्यान दीजिएगा ठीक है, पहले आराम से, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, केमिस्ट्री में देखिए दो तरह से आपको बताया गया है कि कौन सा फैक्टर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और कौन सा फैक्टर टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका आंसर है वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होता है ना, वॉल्यूम वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आप किसी भी, मान लीजिए मेरे पास अगर एक क्यूबाइड है, एक क्यूबाइड का मान लीजिए वॉल्यूम है, मान लिया मैंने, साइड उसका LBH मान लीजिए 1 2 3 है, तो वहाँ से उसका वॉल्यूम कितना आएगा, 3 2 6 6 6 कितना आएगा, 6 आएगा, 6 यूनिट क्यूब ऐसे आएगा। लेकिन अगर उसी मेटेलिक क्यूब को अगर मैं, या फिर क्यूबाइड को अगर मैं हीट कर दूं, गर्म कर दूं, टेम्परेचर में उसका बढ़ा दूं, तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। मतलब कहने का कि टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स में मेन फैक्टर क्या है, वॉल्यूम का, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम होगा। और कौन सा फैक्टर टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट रहता है, मतलब कि कौन सा फैक्टर ऐसा है जिस पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो क्या है, मास, मास या वॉल्यूम, सॉरी मास या वेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कितना, मास। सपोज मान लीजिए किसी बॉडी का अगर मास मान लिया मैंने 20 kg है, तो क्या उसे आप हीट कर दोगे या फिर उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो क्या उसका मास बढ़ जाएगा क्या, ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए कोई ऐसा है, मान लीजिए मेरे पास मार्कर है, ये मार्कर है, और इस मार्कर को अगर मैं डाल दूँ फ्रिज में तो इसका मास कम हो जाएगा, अगर मैं उसको उठा के अगर मैं धूप में रख दूँ तो इसका मास बढ़ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। मास जो होता है उस पर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, और जो वॉल्यूम होता है उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि कंसंट्रेशन टर्म्स के ऐसे ऐसे वैल्यू, ऐसे ऐसे टर्म्स जो जिनके अंदर वॉल्यूम आता होगा उसको यहाँ पर कैटेगराइज यहाँ पर किया गया है, किसमें, पहले वाले में, उनको यहाँ रखा गया है। और कंसंट्रेशन टर्म्स के ऐसे ऐसे कंपोनेंट जिसमें वॉल्यूम का कोई वो नहीं है, मतलब कोई इसमें वॉल्यूम का यहाँ पर कोई काम नहीं है, जहाँ पर वॉल्यूम नहीं आ रहा है, जहाँ पर केवल वेट आ रहा है, उसको यहाँ रखा गया है। अब बात आ रही है कि कौन कौन से टर्म्स है जिसको यहाँ और यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है। देखिए ध्यान से, पहला देखिए, इसमें तो पहला है, मैंने आपको दिखा दिया, मान लिया मैंने, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। पहला यहाँ पर क्या है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। दूसरा यहाँ पर क्या है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक। तीसरा देखिए यहाँ पर वॉल्यूम आ रहा है, जहाँ जहाँ पर वॉल्यूम आएगा वो चीजें हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर आएंगी, और जहाँ जहाँ पर वेट आएगा वो इसमें आएगा। अब देखिए यहाँ पर सी पार्ट यहाँ पर क्या है, मोलैरिटी, मोलैरिटी, इसका सिंबल होता है कैपिटल एल है, ओके। मोलैरिटी, इसका सिंबल होता है कैपिटल एम, कैपिटल एम। अच्छा, इसी में देखिए एक और है आपका स्ट्रेंथ, सिंबल इसका है एस। फिर इसके बाद से है नॉर्मेलिटी, इसका सिंबल होता है कैपिटल एन। इसके बाद से इसका एफ है पीपीएम। देखिए ध्यान से समझिए इसको पहले, पीपीएम का मतलब क्या होता है, पीपीएम का मतलब पार्ट पर मिलियन। पहला वाला जो देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना, पीपीएम, पार्ट पर मिलियन, इसके बारे में आपको मैं अच्छे से बताऊंगा, जितने भी इसके 4-3 पार्ट्स होते हैं वो आपको मैं अच्छे से बताऊंगा। पहले यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ कि आपके कंटेंट्स में कौन कौन से टर्म्स है जो हमें प्रॉपरली पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है पीपीएम, तो देखिए पीपीएम में हमारा कौन सा, पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और इसी में पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम, ओके। और एक और होता है पीपीएम, वो क्या होता है, वेट बाय वेट, वो आपका आएगा इस वाले में, ठीक है ना। और देखिए इसमें एक और आपका फॉर्मेलिटी, ये भी टर्म्स है। तो ये पूरा हमें कवर करना है इस वाले पार्ट के अंदर। किस वाले पार्ट के अंदर, टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी कि इन टर्म्स पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा। अब देखिए कौन से ऐसे टर्म्स है जो यहाँ पर आते हैं जो कि टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, वो देखिए यहाँ पर कौन कौन से हैं। इसके अंदर आपका ए पार्ट, ध्यान दीजिएगा इसको, मोलैरिटी, ठीक है, इसका सिंबल होता है स्मॉल एम। इसके बाद से होता है आपका मोल फ्रैक्शन, ये काफी अच्छा है, इस पर काफी अच्छे आपके न्यूमेरिकल्स भी होंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको मैं आपको मैं यहाँ पर सारे टर्म्स के बारे में प्रॉपरली करूंगा एक्सप्लेन। और देखिए यहाँ पर सी पार्ट इसका है, पीपीएम की बात कर लेते हो, यहाँ पर क्या आएगा, पीपीएम वेट बाय वेट, ओके। तो बाकी यहाँ पर हमें ये 3 हमारे मेन हैं, और एक दो टर्म्स और भी अदर हैं, वो नॉर्मल है, उसको भी आपको बताऊंगा मैं, लेकिन ये हमारे पूरे पार्ट ऐसे हैं जहाँ पर हमें सबके बारे में प्रॉपरली पढ़ना है।
एक और बात ध्यान दीजिएगा, ये सारे वॉल्यूम वाले हैं और ये सारे वेट वाले हैं। अगर आपको एक ही कैटेगरी के अलग अलग टर्म्स में पहुंचना है, जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन का मोलरिटी पता है और आपको स्ट्रेंथ निकालना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो, किसी की वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पर निकाल सकते हो कहीं से भी। मतलब इसमें अगर आपको कोई भी अगर एक या दो टर्म्स बताएं तो आप सारे के सारे टर्म्स को आगे पीछे सॉल्व करके निकाल सकते हो। लेकिन अच्छा सिमिलरली यहाँ पर भी है, अगर आपको मोलरिटी पता है तो आपको मोल फ्रैक्शन भी निकालना आराम से आ जाएगा। अगर आपको मोलरिटी पता है तो आप ppm वेट बाय वेट भी निकाल सकते हो। एक ही कैटेगरी को आराम से आप कैटेगराइज करके फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा है कि अगर आपको मोलरिटी पता है और आपको ये निकालना है, क्या मोलरिटी निकालना है, मतलब कि अगर एक टेम्परेचर डिपेंडेंट से अगर आपको पहुंचना है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पर, यानी कि अगर आपको वॉल्यूम से पहुंचना है वेट पर या फिर मास पर, मास या वेट बात एक ही है, तो अगर ऐसा पहुंचना है तो इसके लिए एक फैक्टर यहाँ पर आता है बीच में, वो आपका होता है डेंसिटी का। किसका होता है? डेंसिटी, डी। क्योंकि आपने यहाँ पर पढ़ा हुआ है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नोट में, आपने यहाँ पर ये पढ़ा हुआ है नोट में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि फॉर्मूला होता है फिजिक्स का m=vd होता है, तो केमिस्ट्री में m चाहे w एक ही बात है। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा? डेंसिटी हमारा कितना आएगा? मास अपॉन वॉल्यूम। तो इस वाले फैक्टर से अगर हमें वॉल्यूम वाले फैक्टर पता है और हमें वेट वाले फैक्टर फाइंड करने हैं, तो वहां पर हमें डेंसिटी का मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करके कन्वर्जन करना पड़ेगा। ये तो कॉमन सी बात है, इसको बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है आप। तो यहाँ पर देखिए हमें इतने सारे कंटेंट्स बहुत ही प्रॉपरली पढ़ने हैं। अभी हमारा ये पहला चल रहा है कंसंट्रेशन टर्म्स, इसके अलावा तीन और कंटेंट बताया था आपको मैंने, वेपर प्रेशर, फिर तीसरा यहाँ पर क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और चौथा यहाँ पर क्या है वांट ऑफ फैक्टर। तो चलिए इसको आप प्रॉपरली कॉपी कर लीजिए, मैं आपको यहाँ पर प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे कंटेंट्स को बताऊंगा विद एग्जांपल विद न्यूमेरिकल्स। कॉपी करिए इसे अच्छे से। ओके, अब देखिए यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म्स के दो कैटेगरी यहाँ पर थे, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर टेम्परेचर डिपेंडेंट का पहला वाला पॉइंट। तो देखिए सर पहला यहाँ पर पॉइंट था परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये था ना परसेंटेज पहले हमारा, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब देखिए ये क्या होता है बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहली बात, कंसंट्रेशन टर्म्स के जितने भी हम यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पर लिखवाया था, जितने भी आपको यहाँ पर लिखवाए थे ABCD पार्ट्स, सारे पार्ट्स में ध्यान रखिएगा ऊपर वाला जो पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, वो आपका कनेक्शन रहेगा उसका सॉल्यूट से, और जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर उसका कनेक्शन किससे रहेगा? सॉल्यूशन से, ठीक है ना। एक कंडीशन ऐसी है जहां पर नीचे वाला बन जाएगा सॉल्वेंट का, बाकी उसके अलावा हर एक टर्म्स में नीचे वाला किसका होगा? सॉल्यूशन का। मतलब कहने का 99.99% नीचे वाला सॉल्यूशन का होगा, ऊपर वाला तो फिक्स है, किसका है? सॉल्यूट का। नीचे वाले में एक फॉर्मूला ऐसा है जहां पर नीचे सॉल्वेंट आएगा, बाकी ऊपर वाला होगा सॉल्यूट का, नीचे वाला होगा सॉल्यूशन का। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो न्यूमरेटर है जो ऊपर वाला होगा वो आपका होगा सॉल्यूट का पार्ट, चाहे कुछ भी हो वो होगा सॉल्यूट का, और जो नीचे यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर में है वो हमारा होगा सॉल्यूशन का पार्ट या फिर सॉल्वेंट का। ये तो बहुत ही आपका रेयर केस है, बहुत ही रेयर केस में ऐसा होगा, यानी कि हर जगह आपका सॉल्यूशन ही होगा। तो ये आपका हो गया परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का बेसिक पॉइंट। अच्छा अब बात आ रही है सर परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होता है, कैसे ये कंसंट्रेशन से रिलेट करता है, वो देखिए ध्यान से। मैंने यहाँ पर, चलिए मैं आपको पहले एग्जांपल सिखाता हूँ। एग्जांपल देखिए, मान लिया मेरे पास 20 ml, मान लिया मेरे पास 20 ml है मिल्क। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल आपको बता रहा हूँ लैंग्वेज में। 200 ml मेरे पास मिल्क है और 500 ml मेरे पास मान लीजिए वाटर है। ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा है तो मिल्क हमारा क्या बन जाएगा? सॉल्यूट, और वाटर हमारा क्या बन जाएगा? सॉल्वेंट। कहा था ना आपको मैंने कि जो चीज क्वांटिटी में कम होती है वो होगी सॉल्यूट, और जो चीज क्वांटिटी में ज्यादा होती है वो हमारी क्या हो जाएगी? सॉल्वेंट। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पर हमारा बन जाएगा 200 और 500, 200 एंड 500, कितना बन जाएगा हमारा? 700 ml, यानी कि मिलीलीटर। 700 ml हमारा तैयार हो जाएगा सॉल्यूशन। क्लियर है? अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, ये वॉल्यूम किसका है? तो ये वॉल्यूम है सॉल्यूट का। ये वॉल्यूम किसका है? तो ये वॉल्यूम है सॉल्वेंट का, और ये वॉल्यूम किसका है? सॉल्यूशन का। क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो है नहीं, समझ आपको आ गया। अब देखिए ध्यान से कि अगर इस न्यूमेरिकल को लेकर, ध्यान से समझना, इस न्यूमेरिकल को लेकर अगर आपको फाइंड करना है, फाइंड परसेंटेज
परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये कितना होगा। अब देखिए कैसे फाइंड करेंगे। फॉर्मूला होता है किसी भी सॉल्यूशन के वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का, क्या ऊपर वाला क्या कहा था आपको मैंने, ऊपर वाला किसका होगा सॉल्यूट का, नीचे वाला किसका होगा सॉल्यूशन का। बहुत आसान है, इसको आप कैसे लिखेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन नीचे वाला किसका है सॉल्यूशन का, तो यहाँ पर क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पर क्या लगा है परसेंटेज, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 100 से इंटू 100%। ये हमारा पूरा बन गया फॉर्मूला, और यहाँ पर अप्लाई कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर लिखा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर कितना है 200 ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो कितना है 700 ml इंटू 100%। ये हमारा हो गया, प्रॉपरली हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 200/7%। क्लियर ना। तो इस तरह से, अच्छा इसको आप चाहे तो और पॉइंट में सॉल्व, मतलब इसमें पॉइंट वाइज इसको आप ना सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हो गया विद न्यूमेरिकल। देखिए मैं आपसे कहा ना कि मैं आपको हर एक फॉर्मूले को एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि आपको 1 सेकंड का भी टाइम का आपको लॉस ना हो यहाँ पर, या फिर आपको थोड़ा सा भी डाउट ना हो, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल था, मिल्क और वाटर का मैंने एग्जांपल लिया और इस तरह से आपको फाइंड कर लिया मैंने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का परसेंटेज। कॉपी करिए अच्छे से प्रॉपरली। अब देखिए इसके बाद से बी पार्ट इसका, देखिए बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इसमें भी वॉल्यूम आ रहा है, मतलब कि ये भी हमारा ऐसा कंसंट्रेशन टर्म्स है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब देखिए ये कैसे फाइंड करते हैं, आपको पता है ना मैंने ए पार्ट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वैसे ये भी है ऊपर वाला सॉल्यूट और नीचे वाला सॉल्यूशन। देखिए फार्मूला है इसका बहुत सिंपल है, इसका देखिए फॉर्मूला यहाँ पर बिल्कुल सेम है, ऐसे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पर होगा वेट ऑफ, ऊपर किसका होगा सॉल्यूट का, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन नीचे किसका होगा, नीचे होगा सॉल्यूशन का, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। ये हमारा बन गया फॉर्मूला, जो भी आपको यहाँ पर गिवन होगा अप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर सी पार्ट, कॉपी कर लीजिए इसको आप आराम से। अब देखिए यहाँ पर सी पार्ट है आपका मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से ज्यादा ही कुछ आपके स्टार्ट हो रहे कंपनी, यहाँ पर कौन सा लेवल से यहाँ से स्टार्ट हो रहा, और इसके न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, बहुत ध्यान से समझना आप कि मोलरिटी क्या होती है। सबसे पहले मोलरिटी पढ़ने से पहले आपको बता रहा हूँ कुछ मैं बेसिक पॉइंट, ध्यान दीजिएगा बेसिक पॉइंट्स यहाँ पर क्या है, क्योंकि अगर आपको 11th क्लास में कुछ भी नहीं आपने पढ़ा या फिर पढ़ा है तो ध्यान नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको हर एक यहाँ पर पॉइंट में क्लियर करा रहा हूँ। मोलरिटी के लिए पहले पढ़ना क्या है बेसिक पॉइंट वो ध्यान दीजिए। पहले यहाँ पर आपको ये निकालना आना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना आना चाहिए। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है W/MO। यहाँ पर MO क्या है, तो MO को मैं फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ, अभी तो मैं पैसे लिख दे रहा हूँ। W का मतलब यहाँ पर क्या है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, और यहाँ पर अपॉन में लिख दिया मैंने मॉलिक्यूलर वेट या फिर मोलर मास, शॉर्ट में लिख दे रहा है यहाँ पर क्या मोलर मास। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं किसी भी चीज का किसी भी सब्सटेंस का मोल निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल। देखिए यहाँ पर ना बिल्कुल तय नहीं है ऐसा कि यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट ही आएगा, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल कंफर्म नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पर ये लिख दो क्या वेट ऑफ सब्सटेंस। मैंने यहाँ पर सॉल्यूट इसलिए लिखा था क्योंकि यहाँ पर इस लेसन में हर जगह नंबर ऑफ मोल्स आपको फाइंड करना पड़ेगा सॉल्यूट का ही, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ वेट ऑफ सब्सटेंस या फिर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए इसका मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अभी हमारा चल रहा है बेसिक पॉइंट, अभी मैं आपको मोलरिटी के बारे में नहीं बता रहा हूँ, पहले इसको आप अच्छे से समझ लो। अगर आपको ये अच्छे से आ जाएगा तो फिर वहां पर आप मोलरिटी को भी आराम से समझ जाओगे, ठीक है। तो देखिए जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने आपसे बोला कि भाई यहाँ पर लिखा है 36 ग्राम ऑफ, ध्यान दीजिएगा 36 ग्राम ऑफ NaCl। चलिए ऐसे लिख दे रहा हूँ आपको मैं 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। देखिए मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया 58.5 ग्राम ऑफ NaCl, और आपसे कहा कि बताओ इसका फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। बताओ यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, बहुत सिंपल है ध्यान दीजिएगा। कैसे यहाँ पर निकालेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स, सिंबल मैंने मान लिया स्मॉल है, यहाँ पर कैसे निकालेंगे वेट ऑफ सब्सटेंस यानी कि सॉल्यूट, वो कितना है NaCl का वेट कितना है 58.5 अपॉन,
यहाँ पर लिखा मोलर मास, आपने पढ़ा हुआ है और चिंता मत करिए, नहीं पढ़ा है तो न्यूमेरिकल में आपको लिख के आएगा, ऐसे लिख के आता है Na = 23, Cl = 35.5, ये इसका होता है मोलर वेट, ठीक है, मोलर मास या फिर मोलर वेट, ये आपको दे के आएगा हर एक न्यूमेरिकल में, या फिर सॉल्व करते करते भी आपको तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा है मोलर मास, वहाँ पर Na और Cl है, यहाँ पर दिख रहा है ना, तो अगर मैं निकालूंगा तो ऐसे निकालूंगा, यहाँ पर Na + Cl तो कितना आएगा 23 + 35.5, यहाँ कितना आ गया 58.5 आ गया, ये आ गया ना। तो यानी कि जो नीचे लिखा है ना मोलर मास, शॉर्ट में इसको ऐसे बोलते हैं W/MO, ऐसे करके, W का मतलब वेट और MO का मतलब मोलर मास। तो मोलर मास कितना आ गया 58.5, सॉल्व कर लिया, हमारा कितना है आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तो जो आपको दिख रहा है ना, जो 1 आया है ये हमारा है नंबर ऑफ मोल्स, ऐसे फाइंड करते हैं। मैंने फिलहाल यहाँ पर एग्जांपल लिया है, हो सकता है यहाँ पर डिजिट आपकी कुछ और आ सकती है, पर तरीका आपको सॉल्व करने का, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका बिल्कुल सेम है, ऐसे आपको ब्रेक करना है, क्लियर है ना। तो ऐसे निकालना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर अगला मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एग्जांपल, मान लीजिए यहाँ पर लिखा होता है H2SO4 और कहा जाए कि H2SO4 का अगर आपको दे रखा है 98 ग्राम मान लीजिए दे रखा है यहाँ पर, या फिर मैंने आपको मान लिया कि 196 ग्राम दे रखा है H2SO4 और कहा जाए कि भाई इसको ब्रेक करो, तो ऐसे आप निकाल दो नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन H2SO4 का अगर आपको यहाँ पर फाइंड करना पड़े मोलर मास, तो कैसे फाइंड करोगे, ध्यान देना, ऐसे फाइंड करना पड़ेगा मोलर मास। अभी तो यहाँ पर सिंगल सिंगल था तो आपने सिंगल सिंगल प्लस कर दिया, पर यहाँ पर सिंगल तो नहीं है ना, तो यहाँ पर आप कैसे प्लस करोगे, देखो ध्यान से, जब भी अगर 2 3 4 ऐसे आता है तो उसे कैसे ब्रेक करते हैं, H2 का मतलब यहाँ पर क्या होगा 2 × H प्लस, फिर यहाँ पर S एक बार है ना, तो S में कुछ नहीं, S ऐसे भी दोगे आप, प्लस O यहाँ पर कितनी बार है 4 बार है, तो करोगे 4 × O, और इसके बाद से क्वेश्चन में आपको H S और O यानी कि हाइड्रोजन और सल्फर और ऑक्सीजन का मोलर वेट आपको दे के आएगा। वैसे बता दे रहा हूँ यहाँ पर मैं H का होता है 1, सल्फर का यहाँ पर लगा दिया मैंने 32 और प्लस 4 और O का होता है 16 यानी कि 16। सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा 2, यहाँ पर 32 और यहाँ पर हमारा कितना पूरा आ गया, सॉल्व करने पर 64, सॉल्व करा पूरा मैंने, तुम्हारा कितना आ गया यहाँ पर 98, ये हमारा आ गया 98, दिख रहा है आपको, ये पूरा हमारा आ गया H2SO4 का मोलर मास। मैं यहाँ पर क्यों बताया मैंने आपको ये कि जब भी अगर 2 3 4 NH3, जैसे मान लिया पर लिखा NH3, कैसे ब्रेक करोगे इसका मोलर मास, n में तो कुछ नहीं, तो n + 3 × H ऐसे यहाँ पर अप्लाई कर दोगे आप। फिर जो भी आपका n का होगा 14 और जो भी H का होगा 1 लगा दोगे, जिससे यहाँ पर मैंने से किया n का होता है 14 और प्लस 3 H का होता है 1, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 17। तो ऐसे करके आपको मोलर मास निकालना है। मेन आपको बस ध्यान देना मोलर मास पर, वेट तो आपको दे के आएगा। तो इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स यानी कि स्मॉल n की वैल्यू। नंबर ऑफ मोल्स का यहाँ पर काम पड़ेगा किसमें, मोलरिटी में। इसको प्रॉपरली देखिए, अच्छे से कॉपी कर लीजिए आप। चलिए अब देखिए आपको यहाँ पर क्लियर मालूम हो गया नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के बाद अब हम लोग आराम से यहाँ पर डिफाइन करते हैं मोलरिटी को। ध्यान दीजिएगा, सी पार्ट था यहाँ पर हमारा मोलरिटी, तो बेसिक बता दिया आपको मैंने। अब देखिए होता क्या है, सबसे पहले मैं इसको डिफाइन कर दूँ, ध्यान दीजिएगा। डिफाइन इसका डिफाइन करने के बाद प्रॉपरली आपको बता दूंगा मैं कि मोलरिटी होती क्या है। देखिए डिफाइन क्या होता है, द नंबर ऑफ मोल्स, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, द नंबर ऑफ मोल्स in per liter of solution is known as molarity, is known as molarity of a solution। अब तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको बहुत ध्यान से आप समझना कि मोलरिटी होती क्या है। द सिंबल ऑफ molarity, the symbol of molarity is कैपिटल M। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर कि होता क्या है। इसको पहले मैं आपको फार्मूला लिख रहा हूँ, यहाँ पर फार्मूले से ही आपको डिफाइन लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा। देखिए कैसे, देयरफॉर फॉर्मूला इसका बन गया, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आपसे कहा था ना मैंने, ऊपर वाला किसका होगा, सॉल्यूट का, अपॉन, और यहाँ पर नीचे है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें होगा, लीटर में होगा। ठीक है, अच्छा इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखूँ तो कैसे करूँगा इसको मैं, इसको सिंबल फॉर्म में
कैपिटल एम का मतलब मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स का मतलब सिंबल स्मॉल एन अपॉन, और यहाँ पर क्या लिखा मैंने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वी, और किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, जी है। अच्छा मान लीजिए अगर किसी न्यूमेरिकल में अगर आपको वॉल्यूम ml में दे रखा है, ml का मतलब मिलीलीटर में, तो इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू n अपॉन v, अगर आपको दे रखा है किसमें, ml में, तो v इंटू, और यहाँ पर क्या करोगे आप ना, अगर आपको ml में दे रखा है तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, वो आ जाएगा ऊपर, तो हमारा ये बन जाएगा। तो देखिए दोनों ही फॉर्मूले हमारे अपनी अपनी जगह सही है। अगर आपको न्यूमेरिकल में वॉल्यूम ml में दे के आएगा तो आप ये अप्लाई कर देना, अगर आपको न्यूमेरिकल में वॉल्यूम लीटर में दे के आया है तो आप यहाँ पर ये अप्लाई कर देना, और यहाँ पर दिखा देना वेयर n का मतलब क्या है, यहाँ पर n का यहाँ पर मतलब क्या है, W/mo, यानी कि n का मतलब यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, बताया था आपको मैंने अभी। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद से अगर यहीं पर मैं सॉल्व करने जाऊँ, अगर मैं वैल्यू अगर यहाँ पे अप्लाई कर दूँ, ध्यान दीजिएगा, ऐसे आप प्रॉपर्ली कॉपी कर लीजिए। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है W/m0, W यहाँ पर क्या है, वेट है, और mo यहाँ पर क्या है, मोलर मास है। अगर अब मैं इस स्मॉल n की वैल्यू को इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दूं या फिर यहाँ पर अप्लाई कर दूं, तो देखिए इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल M इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है n की वैल्यू कितनी है, W/mo इंटू VL, ये बन जाएगा फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा। और अगर मैं इसी फॉर्मूले को, अगर इसी n की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, तो हमारा बन जाएगा M इज इक्वल टू, n की यहाँ पर लगा देंगे वैल्यू, तो कितना आएगा, W/mo इंटू VML इंटू 1000, ये हमारा बन जाएगा कंप्लीट। ओके अच्छा, यहाँ से मैं W की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकता हूँ। एक तुम्हारा ये बन गया फॉर्मूला, इसको मैं चाहूँ तो ऐसे बोल सकता हूँ क्या, W इज इक्वल टू M इंटू, चलिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, M इंटू m0 इंटू VL, ये हमारा हो गया किसी भी सॉल्यूट के वेट निकालने का फॉर्मूला। ये पूरा हमारा कंप्लीट तैयार हो गया मोलैरिटी के बाद आपको एक और पढ़ना है टर्म जो कि पूरा मोलैरिटी से ही रिलेट करता है, थोड़ा सा अंतर होता है इसमें, वो है आपका स्ट्रेंथ। बस हमारा आज का लेक्चर यहीं तक होगा। अब इसकी स्ट्रेंथ के बाद आपको अपना नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा अगले वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से इसका डी पार्ट ध्यान समझना आप कि डी पार्ट स्ट्रेंथ है क्या। देखिए अब देखिए यहाँ पर इसका डी पार्ट है इसका स्ट्रेंथ, सिंबल इसका होता है कैपिटल एस। अब देखिए होता है क्या, स्ट्रेंथ क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ से आप क्या समझते हैं वो देखिए ध्यान से। पहले इसको मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ प्रॉपर्ली, देखिए यहाँ पर डिफाइन, द वेट ऑफ या फिर द मास ऑफ, चाहे द वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, चलिए ऐसे लिख दे रहा हूं मैं उसी की लैंग्वेज में, द वेट ऑफ सॉल्यूशन इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज स्ट्रेंथ। क्लियर ना। और सिंबल सा क्या है, द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ इज कैपिटल एस। डन। मतलब क्या, देखिए इसमें क्या है, उसमें क्या था, मोलैरिटी में क्या था, द नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ पर क्या है, द वेट ऑफ सॉल्यूट। मतलब कहने का अगर मैं इसको ब्रेक करूँ फॉर्मूले में, तुम्हारा ऐसे बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा लैंग्वेज फॉर्म में, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास या फिर वेट, बात एक ही है, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट या फिर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, चलिए यहाँ पर मैं वेट कर दूँ, कंफ्यूज मत होना, मास और वेट का यहाँ पर मतलब एक ही है केमिस्ट्री में, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और किस में रहेगा ये, लीटर में रहेगा, LT फॉर लीटर। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। और अगर मैं सिंबल फॉर्म में करूंगा तो कैसे करूंगा इसको, S इज इक्वल टू, और यहाँ पर आएगा W अपॉन VL। कंप्लीट ध्यान से देखिए आप, यहाँ तक हो गया। अच्छा इसी को अगर मैं VL को अगर मैं कन्वर्ट करूँ ml में तो कैसे होगा हमारा, S इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बन जाएगा, W अपॉन, अगर हमें दे रखा है वॉल्यूम लीटर में यानी कि मिलीलीटर में दे रखा है, सॉरी ml में, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा आपको 1000, सेम उसी फॉर्मेट में।
अब देखिए दोनों में क्या रिलेशन होता है, किसमें किसमें, स्ट्रेंथ में और मोलैरिटी में क्या रिलेशन है वो ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये तो हमारा फॉर्मूला बन गया। देखिए ध्यान से यहाँ पर रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ, मोलैरिटी और स्ट्रेंथ में क्या होता है रिलेशन, वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा अच्छे से। देखिए मोलैरिटी का फार्मूला होता है, चलिए पहले आप बता दो मैं स्ट्रेंथ का फार्मूला हमारा क्या यहाँ पर आया, W/VL, इसको मैं बोलता हूँ S बोलता हूँ इसको। और आपने मोलैरिटी का पढ़ा था फार्मूला, यहाँ पर मोलैरिटी इक्वल टू आया था W/, ध्यान होगा आपको। देखिए मोलैरिटी का फार्मूला को लिखवाया तो मैंने N/VL, क्लियर है। अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तुम्हारा कितना आएगा, N की वैल्यू W/MO मोलर मास इंटू VL कंप्लीट। और देखिए ध्यान से आप इतना पार्ट देखिए, ये पूरा पार्ट हमारा क्या बन जाएगा, S बन जाएगा। तो अगर मैं इस पूरे पार्ट को S मान लूँ, यहाँ पर हमारा कितना पूरा बन जाएगा, M इज इक्वल टू यहाँ पर हमारा बन जाएगा कितना, M इज इक्वल टू हमारा बन जाएगा S/MO। और यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ से हमारा बन जाएगा फार्मूला S इज इक्वल टू M इंटू M0। अच्छा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर S क्या है, स्ट्रेंथ है, M यहाँ पर क्या है, मोलैरिटी है, MO यहाँ पर क्या है, यानी कि MO यहाँ पर क्या है, मोलर मास है। तो ये रिलेशन है। अगर आपको मोलर मास पता है और आपको S या M में से कोई भी एक चीज पता है और दूसरी आपको फाइंड करनी है तो आराम से आप लगाना फॉर्मूला, आपका आंसर आ जाएगा। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी बोल सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मोलर मास इज इक्वल टू S/M। यहाँ पर S क्या है, स्ट्रेंथ है, और यहाँ पर M क्या है, मोलैरिटी है। तो पूरा कंप्लीट यहाँ तक पूरा प्रॉपर्ली सॉल्व कर लेना। अब स्ट्रेंथ के आगे D पार्ट, यानी कि अभी इसका A और B और C और D यहाँ पर हो गया कंप्लीट, और स्ट्रेंथ के बाद हम लोग E पार्ट से अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे वीडियो में। तब तक के लिए इसे प्रॉपर्ली आप कॉपी कर लीजिए, प्रॉपर्ली इसको नोट्स बना लीजिए। आगे आपको जितने किसी अच्छे क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल्स हैं प्रॉपर्ली आपको सॉल्व कराए जाएंगे। ओके, थैंक यू, कॉपी कर लीजिए अच्छे से।